नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में न्यू दोमोहानी रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना स्थल का दौरा किया। कल हुई इस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हुई और 40 अन्य घायल। संसद का बजट अधिवेशन 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 2,64,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 95.20% हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। दिसंबर 2021 में देश का कुल निर्यात वस्तु और सेवाओं का संयुक्त रूप से 57.87 अरब डॉलर होने का अनुमान। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में 25.05% की बढ़ोतरी। मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल त्योहार आज मनाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया और केपटाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच का खेल चौथे दिन जारी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं निखिल कुमार। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अन्य अधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासन के साथ पश्चिम बंगाल में न्यू दोमोहानी रेलवे स्टेशन का दौरा किया। यहां पर कल गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी पटरी से उतर गई थी। अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी से रेलगाड़ियां बचाव कार्यों में सहयोग के लिए दुर्घटना स्थल तक पहुंच गई हैं। रेल मंत्री ने अस्पतालों का भी दौरा किया जहां घायलों को भर्ती कराया गया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोगों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा कर लिया गया है। बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट। कल हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ। रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से रिपीट न हो। जलपाईगुड़ी की जिला मजिस्ट्रेट मोमिता गोदारा ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद कर लिए गए हैं और 40 लोग घायल हैं। श्री वैष्णव ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए तथा मामूली रूप से घायलों के लिए 25-25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वैष्णव से कल शाम बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच घटना की उच्च स्तरीय रेल सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर है 0361273122। दूसरा नंबर है 0361273123। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। सरकार ने कहा है कि देश में 5,753 लोगों में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73,08,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,09,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 95.2% हो गई है। 3 करोड़ 48 लाख मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,64,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 12,72,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 59 करोड़ 90 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 4,031 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 5.1% हो गई है और 17,652 रोगियों का उपचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में निश्चित रूप से सफल रहेगा। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के एहतियाती उपाय, सक्रिय तथा सामूहिक दृष्टिकोण ही कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र हैं। श्री मोदी ने टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों को आगाह किया है कि वे ऐसे किसी उपचार के जाल में न फंसे जो प्रामाणिक न हो और जिसका कोई साक्ष्य न हो। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को नुकसान होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रचारित बिना साक्ष्यों के उपचार से मरीजों में घबराहट बढ़ती है। हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के घर में पृथकवास में रहने के बारे में संशोधित दिशा निर्देशों के मुख्य अंशों का जिक्र करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि मरीजों को खून की जांच, एक्स-रे, एमआरआई तथा सीटी स्कैन केवल डॉक्टर के परामर्श पर करवाने चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि बिना परामर्श के स्टेरॉइड लेने से म्यूकोरमाइकोसिस जैसा संक्रमण हो सकता है। श्री अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित मरीज को घर में अलग हवादार कमरे में रहना चाहिए। हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर अपना ध्यान बना के रखें। जैसे ही हमें कोई इंडिकेशन दिखाई देता है, कोई सिम्टम दिखाई देता है, हम अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज में अगर आप जल्दी ढूंढ लेते हैं तो वो माइल्ड ही रहता है और आप उसको जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा फोकस है कंटेनमेंट यानी कि ट्रैकिंग पर। तो आपके जो भी लोग जिनके आप संपर्क में हैं उनको अवगत कराएं, वो भी आइसोलेशन में रहें, सिम्टम्स हो वो भी टेस्ट कराएं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तीसरा फोकस है ट्रीटमेंट, चाहे वो होम आइसोलेशन जो कि हम पाते हैं कि इस केस में अधिक संख्या में लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे, उसकी गाइडलाइन के अंतर्गत होम आइसोलेशन में रहें। चौथा, हमारे को हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता हो तो हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह से अपग्रेड करते रहें, बनाते रहें, बढ़ाते रहें। चौथा एस्पेक्ट जो हमने कहा है वैक्सीनेशन, यह क्लियरली हमारे सामने उभर कर आता है कि वैक्सीनेशन आर वेरी यूजफुल। श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी को कोविड दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। समाज के हर वर्ग की हमारे साथ एक भागीदारी हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन्फेक्शन अपने आप नहीं फैलता जब तक हम उसे मौका ना दें। तो हम ध्यान रखें, मास्क हो, 2 गज की दूरी हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन के प्रिंसिपल्स को हम इन्फेक्शियस डिजीज को समझते हो उसके अनुरूप पालन करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का पूरा साक्षात्कार एफएम गोल्ड चैनल तथा अन्य मीटरों पर रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in तथा यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में IIMA अहमदाबाद की वरिष्ठ चिकित्सक मोना देसाई ने कहा कि वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए ओमिक्रॉन का वायरस घातक हो सकता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो ये ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो आपके लिए घातक हो सकता है। वो उन लोगों के लिए घातक नहीं है जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन के लिए है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, जिनमें ये एंटीबॉडीज नहीं है, वो लोग के लिए ये डेफिनेटली घातक हो सकते हैं। अभी ये टाइम है, पहले अगर आपने नहीं लिया है तो पहले जो भी आपको चांस मिले जाके वैक्सीन लीजिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 सीटें भी शामिल हैं। नामांकन 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को की जाएगी। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। अब तक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कांग्रेस ने कल 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की और शाम होने तक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने भी 29 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस की सूची में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। विधानसभा में पार्टी विधायक दल की नेता आराधना मिश्र मोना प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमकुही राज कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं फर्रुखाबाद सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद, नोएडा से पार्टी प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक, पिंडरा वाराणसी से अजय राय, किदवई नगर कानपुर से अजय कपूर और हुसैनगंज फतेहपुर से शिवाकांत तिवारी। सपा रालोद गठबंधन द्वारा घोषित 29 उम्मीदवारों में सपा के 10 और रालोद के 19 प्रत्याशी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ से जफर आलम, कैराना से नाहिद हसन, आगरा कैंट से कुंवर सिंह और मेरठ से रफीक अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने भी पिछले 3 दिनों के दौरान नई दिल्ली में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने कई उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। पार्टी जल्दी अपनी पहली सूची जारी करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की है कि वो राज्य में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष मायावती और वरिष्ठ नेता और सांसद सतीश चंद्र मिश्र चुनाव नहीं लड़ेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। देश भर में कोविड महामारी और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा तथा पात्र अधिकारियों को एहतियाती कोविड टीका भी लगाया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 21 तारीख को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अलवर में दिव्यांग बालिका के साथ कथित दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस की आलोचना की है। ये बालिका मूक बधिर है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बात कही। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में न्यू डोमोहानी रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना स्थल का दौरा किया। कल हुई इस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु और 40 अन्य घायल। संसद का बजट अधिवेशन 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 2,64,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि।
स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 95.20% हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। दिसंबर 2021 में देश का कुल निर्यात वस्तु और सेवाओं का संयुक्त रूप से 57.87 अरब डॉलर होने का अनुमान। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में 25.05% की बढ़ोतरी। मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल त्योहार आज मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया और केपटाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट मैच के चौथे दिन का मैच जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री हयाशी ओशिमासा से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कोविड की स्थिति, यात्रियों की सुविधाओं, द्विपक्षीय परियोजनाओं, क्वाड, म्यांमा और उत्तर कोरिया के मुद्दों पर चर्चा की। एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वे भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ भव्य तरीके से मनाने के लिए उत्सुक हैं। देश में पिछले साल दिसंबर में व्यापार तथा सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 57 अरब 87 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का अनुमान है। इसमें दिसंबर 2020 की तुलना में 25.05% की वृद्धि देखी गई है। पिछले साल दिसंबर में कुल आयात 72 अरब 35 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो कि दिसंबर 2000 की तुलना में 33.86% अधिक है। मुंबई शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख रहा। दोपहर के कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 48 अंक की गिरावट के साथ 61,200 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ 18,250 पर था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर 74 रुपये 15 पैसे का बोला गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मथाई मंजूरन का, जिनका निधन 14 जनवरी 1970 को हुआ था। ट्रेड यूनियन के एक सक्रिय ऊर्जावान नेता मथाई को 1933 में स्नातक करने के तुरंत बाद किसान श्रम आंदोलन में भाग लेने के कारण महीनों तक जेल में रहना पड़ा। बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अनेक बार बंदी बनाया गया। इस बीच उन्होंने केरल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था।
त्रावणकोर रियासत में मथाई का प्रवेश 2 बार प्रतिबंधित किया गया। जय भारतांबेक्कु वंदनम जनकोटिगल्कु जीवामृतम। आजादी के बाद मंजूरन केरल में कन्नूर के मदाई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 1967 में वे श्रम मंत्री बने और 2 वर्ष तक इस पद पर रहे। 1970 में अपनी मृत्यु तक वे लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आज हम विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी मां धरित्री देवी भी एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। हमारे प्रतिवादेर भाषा, हमारे प्रतिरोधेर कानून, द्विगुण जले जानो द्विगुण दारुण प्रतिशोधे करे चूर्ण भिन्न भिन्न शत षড়যন্ত্রের ঢাল যেন আনে মুক্তির আলো আনে আনে লক্ষ্য শত প্রাণে শত লক্ষ্য কোটি প্রাণে আমার प्रतिवादेर। उनकी पहली पुस्तक झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के इतिहास को उकेरा गया था। ये रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत व्यक्तिगत इतिहास का चित्रण है, जो एक असाधारण महिला थीं। बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्र सोच की बालिका से एक स्वतंत्र युवा नेता के रूप में विकसित हुई थीं। उन्हें एक दूरदर्शी सेनापति के रूप में दिखाया गया है, जो अपने सिपाहियों का पूरा ध्यान रखती हैं और एक मां के रूप में अपने अबोध शिशु के लिए भी चिंतित होती हैं। 1977 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अरण्येर अधिकार, वन पर अधिकार, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित थी। इसका कथानक 19वीं शताब्दी की अंतिम उथल पुथल भरी अवधि के इर्द गिर्द घूमता है। महाश्वेता देवी की लघु कथाओं के 20 संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हैं। ये मूलतः बंगला भाषा में ही है। उनकी प्रमुख कृतियों में 1084 माँ, रोदाली, मूर्ति और अरण्येर अधिकार शामिल है। महाश्वेता देवी को साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान। आम लोगों के हित के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रही महान हस्ती को भावभीना नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल के त्योहार आज मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की उपासना से जुड़े इन त्योहारों से प्रत्येक के जीवन में खुशियां आने और उनके स्वास्थ्य की कामना की।
मकर संक्रांति के अवसर पर आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में श्रद्धालुओं ने गंगा सागर में पवित्र स्नान किया। प्रशासन ने इसके लिए समुचित प्रबंध किए थे। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को। मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समूह है जिसे मस्तिष्क और शरीर के समन्वय से 12 चरणों में किया जाता है। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार से शरीर में शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। श्री सोनोवाल ने बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम से जुड़े हुए, भक्ति भावनाओं से जुड़े हुए हर व्यक्ति मानव समाज के कल्याण के लिए भाग लिया है। मैं सबको हृदय से शुभकामना देता हूँ, प्रणाम देता हूँ। और हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक जो परंपराओं को मिल रहा है, और आज इस विज्ञान की काल में सूर्य नमस्कार के जरिए लोग अपने स्वास्थ्य को, समाज के स्वास्थ्य को, दुनिया के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सूर्य नमस्कार फॉर वाइटलिटी, सूर्य नमस्कार जीवन शक्ति का आधार। असम में माघ या भोगाली बिहू का त्योहार आज परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले इस उत्सव में लोगों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु में आज पोंगल का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन से थाई महीने की शुरुआत होती है। ये त्योहार मुख्य रूप से फसल और खेती से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आज सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि हमें अपने पूर्व सैनिकों पर गर्व है, जिन्होंने साहस और कर्तव्य के साथ निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच केप टाउन में खेला जा रहा है। मैच के चौथे दिन आज दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। भारत की दूसरी पारी कल 198 रन पर सिमट गई थी। टेस्ट सीरीज के बाद 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला भी खेली जाएगी। पहला मैच 19 जनवरी को होगा। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया का वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉक ने बताया कि श्री नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द करने का फैसला स्वास्थ्य आधार पर तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, चेन्नई में 17 डिग्री और मुंबई में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में दिन में आसमान साफ रहेगा तथा शाम के समय बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिमी बंगाल में न्यू दोमाहानी रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना स्थल का दौरा किया। कल हुई इस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु और 40 अन्य घायल। संसद का बजट अधिवेशन 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 155 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 2,64,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 95.20% हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। दिसंबर 2021 में देश का कुल निर्यात वस्तु और सेवाओं का संयुक्त रूप से 57.87 अरब डॉलर होने का अनुमान। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में
0.5% की बढ़ोतरी। मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल त्योहार आज मनाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया और केपटाउन में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच का चौथा दिन का खेल जारी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।